रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर? होएगा। मैसेज ओके। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। इनकम टैक्स क्लास है आज। तो इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल इनकम, है ना सर? या फिर हम लोग पूरा चैप्टर को ऐसे बोल रहे थे ना कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 याद है क्या? यारे थोड़ा बहुत तो याद होगा सबको। ओके सर, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्टेड किया गया है। क्या किया गया है सर? एग्जेम्प्टेड। क्या सच में हर केस में एग्जेम्प्टेड होता है या फिर कुछ केस में टैक्स भी लग जाता है एग्रीकल्चर में? क्या रे बताओ ना, क्या कुछ केस में टैक्स भी लग जाता है? है दादा। यस सर, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिस केस में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भी लगता है। सर उस एक्सेप्शनल केस को क्या बोलते हैं? तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जब लगता है, नॉर्मली नहीं लगता। अगर आपको कोई पूछे कि भाई क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, तो आप बोलोगे कि एग्जेम्प्टेड है। बट देर आर सम रूल्स, जब वो सब कंडीशंस फुलफिल हो जाए तब एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड उस रूल्स का नाम क्या है? जल्दी बोलो सर। रूल ऑफ यस, पार्शियल इंटीग्रेशन। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, थैंक यू सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एकदम अच्छे से समझे थे सर कि रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है। 3 कंडीशन होता है ना सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को मैं लास्ट क्लास थोड़ा सा फटाफट याद दिला देता हूँ, अभी आप लोगों को याद भी आ जाएगा। आप लोगों की कॉपी में नोट्स तो है ही, मुझे पता है सर। आज एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे और भी कुछ बातें करना है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है यहाँ पर भी जो मैं आज आप लोगों से करूँगा, ठीक है? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा सा ऑब्वियसली हेल्प हो जाएगा। चलो, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, स्क्रीन शेयर है क्या? है दादा। यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम क्या हो गया सर? एग्जेम्प्टेड। मैं एक बार फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, agriculture is exempt if agriculture is situated in India. Point to be noted sir, agriculture is exempt if agriculture is situated in India. सर अगर फॉरेन एग्रीकल्चर हो तो क्या हो जाता है? बोलो सर। अगर एग्रीकल्चर फॉरेन लैंड पे हो तो, मतलब अगर आपका कोई फॉरेन में ज़मीन है, इवन इफ इन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कुछ भी हो सकता है, हाँ, श्रीलंका, ये सब सुनने में फॉरेन नहीं लगता बट है तो फॉरेन ये भी। अगर आपका बांग्लादेश में ज़मीन, वैसे मैं बहुत जनों को जानता हूँ सर जो यहाँ पर रहते हैं बांग्लादेश में, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एक्चुअली बांग्लादेश तो एकदम इंटीग्रल पार्ट, और पाकिस्तान में भी बहुत लोगों का मतलब एंसेस्ट्रल लोग रहते हैं। तो चलो पाकिस्तान का फिर भी किस्सा अलग है, बांग्लादेश के साथ तो रिलेशनशिप फ्रेंडली है ना। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपका फॉरेन लैंड पे कहीं पर भी एग्रीकल्चरल लैंड हो और आपको वहां से कुछ इनकम होता है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है सर। वो आपका किधर जाता है नॉर्मली? कौन से सोर्स में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थैंक यू सर, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेड में चला जाएगा। ऐसे 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना सर, रोज बताता रहता हूँ। हाँ सर, सैलरी हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम, ठीक है? 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, और क्या, कैपिटल गेन हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, और क्या हो गया सर? क्या मैं छोड़ गया मेरे से? सब बोल दिया क्या? यस, हाँ हो गया। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीपी, सीजी, अदर सोर्स। हाँ सॉरी सर, तो सभी मैं बोल दिया था। तो बेसिकली ये जब भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेन में होगा तो वो अदर सोर्स में चला जाएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। लेकिन एज पर कॉमन रूल, इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट, सच इनकम इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीआई। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड होता है तो फिर आप उस इनकम को क्या नहीं कर सकते सर? आप उस इनकम को जीटीआई का पार्ट नहीं बना सकते, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर उसको नहीं डाल सकते। इन सम केसेस और सम सिचुएशन एग्रीकल्चर इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। कभी कभी कुछ केसेस के लिए, कुछ सिचुएशंस में एग्रीकल्चर इनकम को लिया जाता है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विच इज नोन एज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। जैसे ज्योति अभी कुछ देर पहले बोल रहा था सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है? द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन होता है सर? 3 कंडीशंस, कौन बताएगा? ज्योति
चलो आप ही बताए थे तो आप ही बता दो, जल्दी बोलो सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। SSC must be an individual. हाँ सर। And second condition, net income must exceed basic exemption limit. ओके। And third condition is the agricultural income must exceed 5,000. थैंक यू सर। अच्छा एक पॉइंट आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया, एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, बट एसएससी इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, बीओआई भी हो सकते हैं, ठीक है। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी हो सकता है और लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? कंपनी एंड फार्म नहीं हो सकता। ओके तो इंडिविजुअल के साथ साथ ये वाला चीज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यू ऑल नो पर्सन का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही है ना सर। अरे पर्सन क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हो। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। हाँ बोलो सर। तो जब इन केस हम लोग का तो ये वो है ना, MCQ पैटर्न में एग्जाम आता है, तो हाँ फॉर ऐसा खुद का नॉलेज के लिए अगर सब्जेक्टिव टाइप पे लिखने से, जब हम लोग ये पर्सन जैसे SSC मस्ट बी इंडिविजुअल बोला ना मैंने बस, तो SSC मस्ट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट कंपनी एंड फर्म करके लिख सकता है। हाँ लिख सकते हो, ओके आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब एसएससी के अंदर जो एसएससी कितना तरह का होता है आप जानते हो, इनकम टैक्स में पर्सन कितना तरह का होता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन का अलग से बता के रखा है ना कि भाई इसको मैं पर्सन मानता हूँ, ठीक है। और पर्सन मानने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक एकदम सिंपल है कि भाई ये सब पर्सन्स का इनकम हमें ढूंढ के निकलना है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, तो आपका सिंपल सा जॉब है कि भाई कौन सा पर्सन है जिनसे हम इनकम टैक्स छीन के रखेंगे, है ना। ये इनकम टैक्स है ही ना सर, जो कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी होता है, मतलब जबरदस्ती लिया जाता है। और जो इनकम जबरदस्ती लिया जाता है उन किससे जबरदस्ती लिया जाएगा वो तो देखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि एक्सेप्ट कंपनी एंड फार्म बोल के भी आप लिख सकते हो फॉर योर रिमेंबरिंग पर्पस, ठीक है। बट याद ये भी रखिए कि इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, इनका भी एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, ठीक है। मतलब इनको भी कंडीशंस के अंदर रखा गया है। ऐसे एग्रीकल्चर क्या फार्म और कंपनी का नहीं हो सकता? उनका भी हो सकता है, बट उनको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर रखा नहीं गया, ठीक है। बिकॉज अगर आप कोई पार्टनरशिप फार्म चलाते हो, या फिर अगर आप कोई एलएलपी चलाते हो, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलाते हो, या फिर अगर आप कोई कंपनी हो, तो फिर आपका बिजनेस इनकम है, पूरा का पूरा बिजनेस इनकम है उसको, ठीक है। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो इन दैट केस इस तरह का पर्सन के अंदर आते हो तो फिर आपको उस हिसाब को देखना पड़ेगा रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल करने के लिए, ओके ना। तो ये 3 कंडीशन ज्योति ने बता दिया, आप सबको भी पता है, आई नो, ओके। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। अच्छा हम लोग रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन को कुछ स्टेप्स में कैलकुलेट करना सीखा था, याद है क्या किसी को? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तब यूज करना है जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो जाए, जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपका नेट इनकम ज्यादा हो जाए। बेसिक लिमिट मतलब अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस कर जाए, अगर आपका एज बिलो 60 है, अगर आपका एज 60 से ज्यादा पर 80 से कम तो 3 लाख का बेसिक लिमिट है, अगर आपका एज 80 से भी ज्यादा है तो 5 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन फुलफिल होने से ही आपका क्या हो जाएगा, सपोज आपका ये सब कंडीशंस फुलफिल हो गया, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आ गया, तब आपको 5 स्टेप यूज करने का मौका मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो कहीं कहीं जगह में 4 स्टेप भी दिया हुआ रहता है, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज सेम, चाहे आप स्टेप 4 करो या 5, आपको मेनली जो करना होगा दैट इज एड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। दिस इज योर फर्स्ट जॉब। आपका जो एग्रीकल्चर इनकम होगा उसको आप नेट इनकम के साथ ऐड कर दो, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपने स्टेप 1 किया उस स्टेप 1 में टैक्स लायबिलिटी कितना होता है वो देख लो। स्टेप 3 में क्या करना है, एग्री इनकम को बेसिक लिमिट के साथ जोड़ दो। और फिर स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 3, ओके। एंड फिर आता है आपका स्टेप 5 जिसमें आप स्टेप 2 का जो अमाउंट होगा और स्टेप 4 का जो अमाउंट होगा वो स्टेप 2 से स्टेप 4 को माइनस करना है, और तब जाके आपको जो मिलेगा दैट इज योर बेसिकली मतलब इनकम जो बनेगा आपका। और साथ में आप सेल्स वगैरह जोड़ देना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, जिसके बेसिस में हम लोगों ने ये क्वेश्चन करके रखा था। याद है, याद आ रहा है क्या सबको? अरे ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, जिसमें हम लोगों का आंसर आया था 79,040 ऐसा कुछ, क्या रे? ओके सर। उसके बाद सर ये सब हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में।
सर हम लोग फिर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तो देखे थे, बट कुछ रूल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो बहुत ही फेमस रूल माना जाता है एग्रीकल्चर इनकम पे, बहुत फेमस है। मतलब कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसके लिए स्पेशल रूल लाया गया। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जो कॉमर्शियल नेचर का भी होता है। जैसे कि कॉमर्शियल नेचर का मतलब जो नॉर्मली हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं बट बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा सर, नॉर्मल कॉमन सेंस में भी आप लोग सभी को पता होगा कि टी एंड कॉफी ऑब्वियसली हम लोग कंज्यूम करते हैं, बट नॉट लाइक चावल आटा जैसा नहीं, है ना, या फिर नॉर्मल कोई भी फ्रूट जैसा भी नहीं, ठीक है। ये एक नशा का चीज है ना सर, ये नशा करते हैं ना हम लोग। चाय कॉफी क्या करते हैं, बेसिकली बेवरेजेस में आते हैं। तो टी कॉफी का सबसे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट ऐसा है भारत का, ये दोनों हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो टी तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, कॉफी में भी इंडिया कुछ कम नहीं है वर्ल्ड में, बट फिर भी टी इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। वर्ल्ड क्लास टी इंडिया में मिलता है, ऐसा पूरा दुनिया भर में नाम है। तो टी का जो खेल है, ये टी एक्सपोर्ट होता है, तो इसका एक बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं सर, अगर आप चाय का एग्रीकल्चर करते हो 60% एग्री इनकम में जाएगा और 40% नॉन एग्री में जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉफी का बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर करते हो तो उसमें दो रूल है, एक 7B सबसेक्शन 1। अच्छा, टी का रूल क्या है, रूल 8, रिकॉल कर रहा हूं सर आप लोगों को, आप लोग रिकॉल कर लो एक बार। रूल 8 में आ जाता है चाय, ओके, रूल 8 में आ जाता है चाय, चाय का एग्रीकल्चर करना। 7B में आ जाएगा आपका कॉफी का एग्रीकल्चर करना। उसमें भी दो पॉइंट है, 7B सबसेक्शन 1 एंड 7B सबसेक्शन 2। एक 7B के अंदर 7B सबसेक्शन 1 एंड 7B सबसेक्शन 2। फर्क क्या है 7B1 और 7B2 में, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। 7B1 एंड 7B2 में फर्क क्या है, जल्दी बोलो सर, एनीवन। सर 7B1 में कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है और 7B1A में कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड है। थैंक यू सर, ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड, मतलब ये रोस्टेड ऐड होने के कारण इसका मतलब बिजनेस कंडीशन चेंज हो गया। इसमें 75% को एग्री में डाल दिया था। हम लोग अराकू वैली में जाके देख रहे थे ना सर, अराकू वैली में कैसे कॉफी ग्रोन होता है, लास्ट क्लास में मैं शो कर रहा था आप लोगों को। अराकू वैली में एक्चुअली ऑर्गेनिक कॉफी होता है, बट ज्यादा कॉफी तो होता है आपका तमिलनाडु और कर्नाटका केरल का जो वेस्टर्न घाट्स एरिया है ना, वहां पर होता है ज्यादा कॉफी, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आप ग्रो करते हो, क्योर्ड करते हो, रोस्टेड करते हो, ठीक है, रोस्टेड भी करते हो तो आपका 60% एग्री में जाएगा। बट अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड करते हो तो 75% एग्री में जाएगा, बाकी 25% नॉन एग्री में चला जाएगा। ओके सर, ये सब क्यों याद दिला रहे हो, अरे कारण है, ऐसे तो रिकॉल करना भी है और दूसरा कुछ क्वेश्चन भी करना है ना। अच्छा, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड में 60% एग्री एंड 40% नॉन एग्री। अच्छा, 7A में आ जाते हैं आपका रबर, ओके, रबर इन द सेंस लैटेक्स भी बोलते हैं इसको, है ना सर। रबर को रबर से मिलता है ना, लैटेक्स, लैटेक्स रबर एक ही तरह का चीज माना जाता है, मतलब वही है, रबर से मिलता है। तो रबर या लैटेक्स, ठीक है, इसका एग्रीकल्चर अगर आप करते हो तो 65% एग्री एंड 35% नॉन एग्री माना जाता है। ये था रूल 7A, 7B एंड 8। और एक रूल के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन सा रूल था, हाँ सर, शुगर केन के बारे में पढ़ा था, याद है क्या। रूल 7 के अंदर आता है शुगर केन, किसके अंदर आता है सर, रूल 7, ओके, एक सेकेंड। रूल 7 के अंदर आ जाते हैं आपका शुगर केन। सर शुगर केन का क्या स्पेशलिटी है, कौन बताएगा। शुगर केन का कैलकुलेशन का क्या हिसाब किताब लास्ट क्लास में आप लोगों ने समझा था, याद आ रहा है क्या, कोई बताए मुझे थोड़ा कि शुगर केन का क्या करना है सर। अगर आप शुगर केन की खेती करते हो तो आपको क्या करना है, मतलब एग्रीकल्चरल बिजनेस में। वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इक्वल्स टू एग्री इनकम। हाँ सर बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस इक्वल्स टू एग्री इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, बेसिकली वही है। और अगर आपका फैक्ट्री भी है, नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आप शुगर केन जो लेते हो वो फैक्ट्री में डालते हो तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री के ऊपर जो आप शुगर केन को लाते हो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा, और वो बिजनेस इनकम के कारण आपका एक अलग इनकम हो जाएगा। तो शुगर केन से आपका एग्री इनकम भी मिलता है और बिजनेस इनकम भी मिलता है, बिकॉज शुगर केन का बहुत बिजनेस यूज है ना सर, जानते हो आप लोग सब, शुगर केन से ये बिजनेस का यूज तो ऐसे बहुत है ही। एक तो चीनी बनता है, आप लोग तो जानते हो, शुगर इंडस्ट्री,
और आजकल एक दूसरा चीज हो रहा है सर, इथानॉल। इथानॉल बोल के एक प्रोडक्शन हो रहा है सर, इथानॉल फ्रॉम शुगर केन। देख रहे हैं सर आप लोग, an alcohol based fuel produced by the formation of sugarcane juice and molasses because it is a clean, affordable and low carbon biofuel. Sugarcane ethanol is emerged as a leading renewable fuel for the transportation sector. समझ रहे हो कुछ? मतलब शुगर केन का खेती करके आप फ्यूल बना सकते हो, जो फ्यूल आपको रिन्यूएबल एनर्जी में आप यूज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली शुगर केन प्रोडक्शन में और ज्यादा जोर दे रहा है, बिकॉज यहाँ से मतलब बेसिकली फ्यूल मिल रहा है, जो बायोफ्यूल बोल सकते हो आप इसको पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ मिक्स करके भी कुछ कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट इसके कारण एक चीज हुआ है, जब से ये शुगर केन का मतलब प्रोडक्शन में ज्यादा जोर दिया गया है, बिकॉज शुगर केन में हाउ शुगर केन कन्वर्टेड टू इथेनॉल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन स्टार्ट व्हेन cane stalks are crushed to extract a sugar rich cane juice which can केन स्टॉक्स पास थ्रू। ये आप लोग बाद में जाके चेक कर सकते हो, फर्मेंटेशन टैंक बना के इसको यूज किया जा रहा है, जो बेसिकली फ्यूल बन रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में यूज हो रहा है सर, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, इसके कारण शुगर केन का जो स्टॉक है ना सर, शेयर मार्केट में जो शुगर केन स्टॉक्स है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ गया, जिसमें कुछ याद आ रहे हैं मेरे को धामपुर शुगर वगैरह, ये सब स्टॉक मार्केट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली। रोशनी, ज्योति, आप लोगों को याद होगा क्या रे? प्रिया नहीं है, याद आ रहा है क्या? हाँ, लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में देख सकते हो आप 100 के आसपास स्टॉक था, कहाँ से उससे ज्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 367। अभी रिसेंटली थोड़ा सा मार्केट इसका फिर से डाउन जा रहा है, ठीक है। तो धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, बहुत सारा कंपनी है, रेणुका शुगर, मतलब शुगर इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा लिया बहुत लोगों ने लास्ट 1 साल में, ठीक है। जो मोटा मोटी देखो सर, 10% का शेयर था, ऑलमोस्ट 26, 27, 37 तक चला गया था विद इन 1 ईयर। गजब का ये एक मतलब हुआ सर, स्टॉक मार्केट में भी हुआ। उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन था, एक था इथेनॉल का, जो शुगर केन से बन रहा है और जो बेसिकली फ्यूल में यूज हो रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीजें। और दूसरा एक चीज सर, ब्राजील शुगर प्रोडक्शन में बहुत अच्छा करता है, बट ब्राजील में शुगर केन का प्रोडक्शन किसी कारण से एग्रीकल्चर वहां पर काफी ज्यादा मतलब डिटोरिएट हुआ है ड्यू टू सम रीजन, और उसके कारण इंडियन मतलब एक्सपोर्ट मार्केट जो है शुगर का, तो वो इंडिया का ज्यादा हो गया था, जिसके कारण इंडियन शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लास्ट 1-1.5 साल में ग्रोथ आया था, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हिसाब तो है ही जो मार्केट को आपको कनेक्ट करता है, बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मतलब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज शुगर केन आपका ऐसा एग्रीकल्चरल है जिसका परसेंटेज नहीं होता कि कितना एग्री में जाएगा, कितना बिजनेस में जाएगा। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का जो हिसाब है, जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल ड्रॉ किया था कि एक फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया था 3 लाख, ये एग्जाम्पशन था कि भाई अगर मेरा ये शुगर केन है सर, ये ऐसा ड्राइंग आप लोग दुनिया में कहीं नहीं देखोगे, सिर्फ यहीं पर देखोगे मेरे पास, कि जो पाब्लो पिकासो भी डर जाए। तो जो भी हो, शुगर केन है, आपको डरने का चिंता नहीं है कि ऐसा कैसा शुगर केन है, बट ये शुगर केन है सर, ठीक है। सर आप लोग हंस रहे हो मन ही मन में, मैं समझ सकता हूँ। शुगर केन इथेनॉल जो भी हो, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख माना गया था, और 3 लाख में से 50,000 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मान के 2.5 लाख आपका एग्रीकल्चर इनकम में डाल दिया गया था, ठीक है। और इस यही शुगर केन जब आप फैक्ट्री में डालते हो, यही शुगर केन जब आप फैक्ट्री में लाते हो, तो फैक्ट्री इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है, और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस करके सेल करके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। यही नेट प्रॉफिट आपका बिजनेस इनकम बन जाता है, जो आपका शुगर केन से क्या है, शुगर केन से बिजनेस इनकम बन रहा है। अगर आप लोगों को ये सब बातें याद हो गया, बहुत अच्छा है सर। तो फिर आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें सर, जो मैं आप लोगों को होमवर्क देने के लिए सोचा था, बट बाई चांस होमवर्क आप लोगों तक पहुंचा नहीं, बिकॉज आप लोगों मैंने बोला था और फिर आप लोगों ने किसी ने मेरे को याद नहीं दिलाया। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों से अभी डिस्कस करना है। चलो सर मेरे साथ साथ करो, बोलो, आप ही लोग बताओगे कि अगर आप लोगों को शुगर केन का हिसाब पता चल गया, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। समझ आ रहा है सर? दिस इज द क्वेश्चन। Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. Okay.
मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम। क्या आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा है ऐसा? है दादा। ओके, तो चलो सर गो थ्रू करो थोड़ा क्वेश्चन को कि आप फैक्ट्री में शुगर केन ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। नॉर्मली ये देखा जाता है यूपी मध्य प्रदेश साइड में कि जिसका खेती होता है थोड़ा लार्ज अमाउंट में, जिसका एग्रीकल्चर होता है उसका फैक्ट्री भी हो जाता है। बिकॉज गन्ना बना के सिर्फ गन्ना का जूस ही नहीं, गन्ना से चीनी भी बन जाता है, गुड़ भी बन जाता है। तो गन्ना का यूज बहुत है। गन्ना बोलते हैं ना सर हिंदी में, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आँख, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको गन्ना, जो भी हो। तो 30% sugar cane produce is sold for 10 lakh. 30% sugar cane produce is sold for 10 lakh and the cost of cultivation of such sugar cane is rupees 5 lakh. ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। The cost of cultivation of the balance sugar cane, that is 70%, is 14 lakh and market value of the same is 22 lakh. Okay. After incurring 1.5 lakhs in the manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 lakhs. Compute B's business income and agriculture income. क्या बोलते हो, बन जाएगा? हाँ सर, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? आपको शुगर केन का डिटेल्स दिया है और आपको पूछा है कि बताओ सर कि कितना शुगर केन में जाएगा, कितना एग्रीकल्चर इनकम होगा और कितना बिजनेस इनकम होगा। क्या रे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताऊंगा। सर आप लोग चुप क्यों हो, बोलो तो सही, क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सर ओके, तो चलो सर थोड़ा ट्राई करो सॉल्व करने का। मैं भी करता हूँ आप लोगों के साथ साथ, मैं भी करता हूँ, बट आप लोग भी करो सर थोड़ा कि कितना बिजनेस में जाएगा और कितना एग्रीकल्चर में जाएगा। बस यही तो करना है, और क्या काम है, काम कुछ है ही नहीं। तो चलो सर, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? अर्पिता क्वेश्चनটা বুঝতে পেরেছিস? अर्पिता, नंदिनी, दित्सा, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, बोलो सर क्या क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर बी एक इंसान है जो शुगर केन का खेती करता है एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। तो चीनी भी बनाते हैं, चीनी का फैक्ट्री भी है। 30% of sugar cane produce is sold for 10 lakh and the cost of cultivation of such sugar cane is 5 lakh. Okay, cost of cultivation of the balance sugar cane is 70% is 14 lakh and the market value of the same is 22 lakh. After incurring 1.5 lakh in manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 lakh. They just ask you compute his business income and agree income. तो एक काम करते हैं सर, चलो एक प्रोफार्मा कर लेते हैं। मतलब प्रोफार्मा मतलब एक बेसिक प्रोफार्मा से हो सकता है ये क्वेश्चन। ऐसे देखो, टैक्स में कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। टैक्स में कोई फॉर्मेट के बारे में कहीं नहीं बोला गया। जैसे अकाउंटेंसी में होता है ना, कभी भी फॉर्मेट करना बोलता है, टैक्स में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता। ओके, तो चलो सर क्या करें, कंप्यूटेशन of business and agree income of मिस्टर कौन, मिस्टर बी। ओके, मिस्टर बी, ठीक है। जैसे मान लो जो अभी शुगर केन इंडस्ट्री में कितना सारा बात कर रहे थे, कोई धामपुर शुगर होगा, कोई रेणुका शुगर होगा, ये लोग तो यही सब करता है सर। तो कंप्यूटेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो सर, पर्टिकुलर का कॉलम बना लो, और दो एक बिजनेस इनकम भी बना लो। एक पर्टिकुलर, एक बिजनेस इनकम और एक एग्री इनकम, ठीक है। एग्री इनकम, एग्री इनकम पे एक काम करो सर, दो कॉलम बना लो। ये इसलिए क्योंकि कुछ आउटर इनर वाला कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के सामने आएगा, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया पर्टिकुलर, एक हो गया बिजनेस, एक हो गया एग्री, ठीक है। एग्री में दो कॉलम आपने बना लिया, दोनों ही आपका रुपीज़ का कॉलम है। ये सब रुपीज़, ये भी रुपीज़, ये भी रुपीज़, ठीक है। और ये रहा आपका पर्टिकुलर, ठीक है सर। ओके, चलो अभी क्या करना है सर, करना क्या है, बस सॉल्व करना है। तो
क्या बोलते हो? सेल ऑफ शुगर कितना किया? पहले बिजनेस इनकम देख लेते हैं, फिर एग्री में जाते हैं, हेल्प होगा आपको। ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हो, बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इसका बिजनेस इनकम क्या लग रहा है सर? बिजनेस इनकम कैसे होता है? चीनी बेच के कि गन्ना बेच के? चीनी बेची। थैंक यू सर। बिजनेस इनकम होगा चीनी बेच के, है ना? तो चीनी बेचो और बिजनेस करो। और गन्ना बेचना एग्रीकल्चर है, ठीक है? गन्ना सेल करना, गन्ना मतलब आंख, आंख सेल करना या शुगर केन सेल करना आपका हो जाता है एग्री, ठीक है? तो सर सेल ऑफ शुगर बताओ, सेल ऑफ शुगर का क्या खेल है आपके सामने? फिर से क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं सर बार बार, देखो सर, सेल ऑफ शुगर कितना है? कितना मानोगे? शुगर, शुगर कितने का बेचा? 25 लाख। 25 लाख, थैंक यू सर। शुगर बेचा आपने 25 लाख का, ठीक है? शुगर का मार्केट वैल्यू कितना है? सेल ऑफ शुगर बिजनेस इनकम है ना सर, 25 लाख बिठा दो यहाँ पर, 25 लाख, ओके? तो 25 लाख सेल ऑफ शुगर में चला गया। अच्छा, सेल ऑफ शुगर से लेस क्या करोगे? सर चीनी बेच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कुछ खर्चा भी हुआ, मतलब मार्केट वैल्यू तो कुछ है इसका। हाँ बोलो, शुभश्री का आवाज आ रहा था, बोलो शुभश्री। मार्केट 22 वैल्यू lakhs। 22 लाख, थैंक यू सर। 22 लाख लेस हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू, थैंक यू सर। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर। अच्छा, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर जो है ये कितना परसेंटेज का है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो the cost of cultivation of balanced sugarcane is 70%, 70% is 14 लाख, एंड जो 70% का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख हुआ है उसी का मार्केट वैल्यू है 22 लाख, ओके? और उसी 22 लाख पे 1.5 लाख का खर्चा करके आपने शुगर केन बनाया, और जो शुगर को मतलब बैलेंस शुगर केन पे 1.5 लाख खर्चा किया और आपने शुगर बनाया और शुगर को बेचा आपने 25 लाख पे। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर दैट इज 70% मार्केट, टोटल 70% का हो जाएगा आपका 22 लाख। क्या ऐसा बोल सकते हैं सर? टोटल शुगर केन का 70% जो है उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख। और यहां से और क्या लेस हो सकता है? सेल से और क्या लेस करोगे? एक मार्केट वैल्यू लेस कर सकते हो, अरे तभी ना समझ में आएगा कि कितना इनकम किया। और क्या लेस कर सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। थैंक यू सर। 1.5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग ना, थैंक यू सर। 1.5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख, ठीक है? तो 1,50,000, 1,50,000 ये आपका हो गया, 1,50,000 ये आपका हो गया। तो कितना हुआ सर? देखो तो हिसाब करके, ये बिजनेस इनकम कितना हो गया फिर? और कुछ तो नहीं होगा। 25 लाख का शुगर बेचा, 22 लाख का मार्केट वैल्यू है, 1.5 लाख का खर्चा किया प्रोसेसिंग पे, बस। और कुछ तो मुझे बिजनेस इनकम दिख नहीं रहा है। तो कितना हो जाएगा सर? 1.5 लाख क्या? 25 से 22 3 लाख, 3 लाख से 1.5 लाख चला गया 1.5 लाख, ओके? तो आपने बेसिकली शुगर बेच के इनकम किया 1,50,000 का, ओके? ओके सर, नेक्स्ट चलो, बिजनेस कर लिया, अब एग्रीकल्चर भी देख ले थोड़ा। एग्री इनकम, एग्री इनकम अगर मैं बात करूं आपसे तो एग्री इनकम का क्या हिसाब होगा? मिस्टर बी ग्रोज सुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुगर इन हिज फैक्ट्री, है सर? मैन्युफैक्चरिंग द सेम इन हिज फैक्ट्री, 30% ऑफ सुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 lakhs। 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस जो है वो 10 लाख में बेच रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इज 5 लाख, ठीक है? 30% शुगर केन जो प्रोड्यूस कर सोल्ड कर रहे हैं 10 लाख में, जिसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख का, एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन दैट इज 70% का जो कल्टीवेशन कॉस्ट है दैट इज 14 लाख, और उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख। तो फिर एग्रीकल्चर में कितना जाएगा बताओ सर? बैलेंस का 70% का बता दो मुझे एक बार। ये 70% का हिसाब अलग है और 30% का हिसाब अलग है, बिकॉज 30% में क्या है कि आपका 10 लाख का मार्केट में सेल कर रहे हो, 5 लाख का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और 70% का 14 लाख का मार्केट वैल्यू है, सॉरी 14 लाख का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है एंड 22 लाख का मार्केट वैल्यू है। तो फिर एग्रीकल्चर में कितना होगा? 8 लाख।
8 लाख, वेरी गुड सर। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर हो जाएगा, इनर कॉलम में लिख दो सर, 22 लाख। 22 लाख ना सर, थैंक यू, 22 लाख, वेरी गुड। तो 22 लाख हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर, ब्रैकेट में कर दीजिएगा सर 70%, हाँ 70% शुगर केन का बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसका लेस्ट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका हो जाएगा कितना? 22 लाख का जो था 70% का, इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख। 14 लाख, थैंक यू सर। तो ये हो गया आपका 14 लाख, ठीक है। तो 22 लाख से 14 लाख हटाओ, कितना होता है? 8 लाख। ये 8 लाख को आउटर कॉलम में बैठ दो, इसको आउटर में लिख दो, ठीक है। ये रहा आपका 8 लाख, ये एग्रीकल्चर है ना रे सर? लेकिन और एक हिसाब भी तो है। मिस्टर बी ने सुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री, 30% शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख। टोटल 100% है, उसमें से 70% तो इधर चला गया, बट 30% का 10 लाख है और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 लाख है। तो फिर अगेन सेल ऑफ शुगर केन, सेल ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन कितना बेचा देखो, 10 लाख। शुगर केन बेचा उसने 10 लाख का, है ना? शुगर केन बेचा उसने 10 लाख का, इसको भी इनर में लिखिएगा। और इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 लाख। अच्छा, शुगर केन बेचना क्या है, एग्री इनकम है कि नॉन एग्री इनकम है? एग्री। इनकम। थैंक यू सर, एग्री इनकम। तो एग्री इनकम हो जाएगा आपका, एग्री इनकम में अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। एग्री इनकम में क्या हो जा रहा है? सेल ऑफ शुगर केन 10 लाख लेस, अच्छा ब्रैकेट में ये भी कर दीजिएगा 30% बोल के, हाँ, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा कि भाई किस पार्ट, दोनों पार्ट का अलग अलग है ना। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलो सा, 5 लाख। 5 लाख। तो 10 लाख में से 5 लाख कल्टीवेट करने में खर्चा हो गया, तो फिर कितना इनकम कर लिया? 5 लाख। तो फिर हिसाब क्या आ रहा है हमारा? हिसाब क्या हो रहा है सर? 8 लाख और 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख 13 लाख। दिस 13 लाख इज योर, दिस 13 लाख इज योर एग्री इनकम। अरे ये जो 13 लाख हुआ, दिस 13 लाख इज आवर एग्री इनकम। और बिजनेस इनकम कितना हो गया सर? 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एग्री इनकम आपका 13 लाख और बिजनेस इनकम आपका हो जाएगा 1,50,000। बोलो सर, एनी डाउट? एनी डाउट सर इन दिस क्वेश्चन? समझ में आया क्या नहीं? इजी था। शुगर केन के बारे में हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे, ये वाला शुगर केन के बारे में, ये वाला लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कशन लास्ट में हम लोग एंड किए थे, और उसी को हम लोग यूज करके इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, ये सर नो? हाँ सर, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म किया था, क्या वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर किया है ना? बस थोड़ा सा अलग अलग स्टेज में बोला गया है कि भाई 30% का हिसाब अलग किया और 70% का हिसाब अलग किया, बस इतना सा फर्क था। क्या किसी को समझने में दिक्कत हुआ क्या? ओके, विशाल तथा दित्सा, नंदिनी, सभी को पूछ रहा हूँ सर। ज्योति, इंकी, नो सर। इंकी समझ में आ रहा है? ओके हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये था शुगर केन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखिएगा सर, अच्छा क्वेश्चन है, शुगर केन से पूछ लेता है, कई बार पूछता है। अच्छा ये एक हो गया। अच्छा ये एक इलस्ट्रेशन है, ये भी बताइएगा मुझे थोड़ा। सुबह क्वेश्चन देख, समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस्टर सी लैटेक्स बनाते हैं, मतलब बेसिकली लैटेक्स
लैटेक्स देख के क्या समझ में आ जाना चाहिए सर? लैटेक्स देख के क्या समझ में आ जाना चाहिए? रबर है ना? रबर, थैंक यू सर। तो लैटेक्स फ्रॉम रबर, रबर से बनता है लैटेक्स। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लैटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स grown by him in India. Okay, these are then sold in market for 30 lakhs. The cost of growing rubber plant is 10 lakhs and that manufacture latex is 8 lakhs. Compute his total income. सर ये आप लोग पहले करोगे, आप लोगों का जवाब मिलने के बाद मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे फिर जाके मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। चलो सर, कौन जवाब देता है? मैं वेट कर रहा हूँ। ये इसका क्या टोटल इनकम होगा? और इन सिंपल अगर मैं बोलूं कि कितना बिजनेस और कितना एग्री, ये आपको कहना है सर। ऋषभ, क्वेश्चन बोझा कैसे? क्या सर, आप लोग आवाज थोड़ा दो। अरे एक हिंदी गाना है ना सर कि आवाज दो हमको, हम खो गए, मतलब आप खो जाओगे, तो इसीलिए आवाज देते रहना। कर रहे हो कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके सर, तो चलो सर, किसका जवाब मुझे सबसे फर्स्ट मिलता है और सबसे सही मिलता है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सर बोल। आत्मकाशी क्या 18 केस किया कि क्या चालक पूरी अनेक एक सेकेंड रुको। मुझे आंसर मिल रहा है। हाँ बोल ऋषभ, ऋषभ बोल कितना? 7,80,000 एग्री और नॉन एग्री 4,20,000। 7,80,000 एग्री और कितना? 4,20,000। 20। सर मेरा भी यही आंसर है। हाँ 12 सर। लाख प्रॉफिट है और उसका 65% एग्री होने से 7,80,000 यस, एग्री। ओके सर। चौथा का भी यही आंसर था? चौथा? है सर। अच्छा, चलो चौथा, ऋषभ, ज्योति, सबका मुझे यही आंसर आ रहा है। और बताओ बाकी लोग, बाकी सबका क्या यही जवाब है? यस सर। ऐसा तो ही होगा। ओके, सबका यही आंसर आ रहा है। चलो सर, बढ़िया है। मुझे भी लग रहा है सर, अगर आप सब यही हो तो फिर यही होने का चांसेस ज़्यादा हो रहा है ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं भी देखता हूँ सर क्या आंसर होता है। चलो एक सेकेंड। चलो सर, करते हैं क्वेश्चन को। कहाँ चला गया क्वेश्चन? अच्छा, इसका 30 लाख का है आपका। 30 लाख का क्या है इसका? टोटल रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम देन सोल्ड इन दी मार्केट फॉर 30 लाख। अच्छा, टोटल मार्केट में सेल किया 30 लाख में। ओके, मार्केट में सेल हुआ 30 लाख में, और फिर जब 30 लाख का सेल किया, रबर प्लांट ग्रो करने में इनका कितना खर्चा हो गया? रबर प्लांट ग्रो करने में इनका खर्चा हो गया 18 लाख। 18 लाख। अरे रबर प्लांट ग्रो करने में खर्चे 18 लाख है क्या?
हाँ, लैटेक्स 10 मैन्युफैक्चर कर 10 लाख। 10 lakh। हाँ, गलत बोल रहे हो सर। তা अच्छा, টোটালটা বলছি। टोटल, हाँ ठीक है, लेकिन टोटल सही बोला तूने, बट हिसाब तो अलग है। जैसे कि 30 लाख है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, इलस्ट्रेशन टू सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी, ऐसे करो, थोड़ा देख के करो, ताकि बाद में जब खुद पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, तो खुद को समझ में भी आ जाए। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी का ही था ये। मिस्टर सी कंप्राइजेस ऑफ एग्री इनकम एंड बिजनेस इनकम। ओके, एग्री इनकम एंड बिजनेस इनकम, चलो ये तो बढ़िया है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैटेक्स, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैटेक्स, लैटेक्स सेल करके कितना कमाया अर्पिता, कितना कमाया लैटेक्स सेल करके? 30 लाख टोटल सेल किया, उसमें से 10 लाख का क्या है खर्चा, और 10 लाख का क्या बनाया, 10 लाख का रबर प्लांट, और मैन्युफैक्चरिंग में 8 लाख, यस, माइनस 8 लाख, तो 30 माइनस 10 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 lakh। 12 लाख। थैंक यू सर। तो 12 लाख आपका इधर हो गया, और फिर आपको क्या करना है, तो आपका टोटल प्रॉफिट आपको पता चल गया। अभी आप लोग एकदम सही किया सर। 12 लाख में से एग्री कितना और नॉन एग्री कितना, मैं एक काम करता हूँ, इसी से निकाल देता हूँ। इसमें से एग्री चला जाएगा आपका कितना परसेंटेज है सर? एग्री इनकम 30, 75, 65, 65। 65% of 12 lakh and 35% of 12 lakh, बस इतनी सी बात है। 7.8 लाख मतलब 7,80,000 एंड 4.2 लाख दैट इज 4,20,000, बस यही पूछा था आपसे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा, और क्या करें, और क्या करें? তো ল্যাটেক্স মানে কি টিউব? ল্যাটেক্স মানে বেসিক্যালি রাবার থেকে তৈরি হওয়া বিভিন্ন রকম রাবারের জিনিসকে বলে। लैटेक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब जो रबर प्रोडक्ट होता है उसको लैटेक्स बोलते हैं। कुछ ऐसा देखने में होता है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। प्रोसेस करने के बाद ना वो लैटेक्स बन जाता है। ये देख, लैटेक्स मतलब जो भी रबर का चीज़ें होते हैं उसको लैटेक्स बोलते हैं। लैटेक्स है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम। जैसे यहाँ पर लैटेक्स ग्लव्स आ रहा था ना, मतलब जैसे रबर का ग्लव्स होते हैं ना, उसको ऐसे बोलते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल में यूज होता है ना, ऐसा इस टाइप का। ये देखो, ये सब लैटेक्स ग्लव्स है, समझ पा रहे हैं ना? ऐसे देखते हो ना, ये सब लैटेक्स में बना हुआ होता है। ये देखो, जो इसमें यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ सेक्टर्स में भी, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इंडस्ट्री में जाओगे ऐसे दिखेगा। ये अपना मोहितोष है, ये मोहितोष का आप लोग कोई कोई जानते हो, मोहितोष का यही सब चीज़ों का फैक्ट्री है ना। ये अर्पिता भी जानते हैं। अरे अर्पिता, यही सब चीज़ बनता है ना फैक्ट्री में? लेदर है। हाँ, वही लेदर, तो वही होता है, मतलब ये लैटेक्स भी लेदर का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेदर 2-3 तरह का हो सकता है, लेदर बहुत तरह का हो सकता है, उसमें लैटेक्स भी एक तरह का हो सकता है। यस आई अंडरस्टैंड, बट মানে ये এক भी টাইপের टाइप, লেদার। हाँ इट्स अ टाइप ऑफ लेदर ऑब्वियसली। रबर से ही तो, रबर या फिर मतलब वो दोनों अलग हो जाएगा। मतलब लेदर थोड़ा हो जाता है जो एनिमल चीज़ों से बनता है, और ये रबर प्लांट से बनता है, ठीक है। रबर प्लांट से बनेगा तो ये बन जाएगा आपका लैटेक्स, ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग इसका मतलब क्या बोले इसको, थोड़ा सा सर्वे रिसर्च चलाओ और थोड़ा समझ आ जाएगा। ঠিক আছে। ओके, 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 ओके। और एक क्वेश्चन, चलो अभी एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। चलो सर लिखो, सर मेरे साथ साथ लिखो। मिस्टर एक्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कितना होगा पता नहीं, लास्ट दिन क्या एग्जाम्पल, ये सब इलस्ट्रेशन नहीं है, एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल में एक दो नंबर हो सकता है। यस अच्छा क्वेश्चन लिखिएगा सर। मिस्टर एक्स gives the following information. Income under the head house property HP। सर हम लोग तो अभी भी HP पढ़े नहीं है। अरे सर HP पढ़ना नहीं है, अभी HP का डिटेल्स नहीं है, इनकम बता रहे बस। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन सीखेंगे, तो कैसे ये इनकम कैलकुलेट होता है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिखा जाएगा। बट करेंटली आपको जस्ट इन्फॉर्म किया भाई हाउस प्रॉपर्टी से आपने 1 लाख कमाया। ओके, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगेन जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ेंगे तब उसमें बीपी हेड के कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बट करेंटली बीपी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे बात करेंगे। जैसे बीपी हेड से हमारे पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन है सर, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन cured and roasted. Okay, sale of coffee grown, cured and roasted, 5 lakh. Okay, expenses relating to coffee grown, cured, grown and cured, grown and cured, 1,50,000. इनकम फ्रॉम, अब ये हो गया बिजनेस। हाँ, अब अलग अलग इनकम आ रहा है ऐसा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, 10,000 and deduction अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था कि आपको 80C से लेके 80U का एक पूरा डिटेल्स लिस्ट है जहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता है। तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर नहीं है, आपको बस ये बोल के रखा है कि 80C से 80U में डिडक्शंस आपको मिला है 20,000। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या कहना है सर, कैलकुलेट बिजनेस इनकम, नहीं अब जस्ट इतना बताओ, कैलकुलेट कैलकुलेट इनकम, कैलकुलेट नेट इनकम। सर 1 सेकेंड होल्ड करना। একটা ফটো থাকে যেখানে একটাতে ক্যান্ডিডেট নিয়ে সাইন করতে হবে আর একটা ফটো থাকে যেখানে অ্যাটেস্টেড করতে হবে। এখানে লেখা আছে ফটো, বুঝতে পারছি না ফটো। सर 1 सेकंड होल्ड करना सर। हेलो
आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ सर। है दादा। ओके, तो चलो Yes, सर sir. बस नेट इनकम कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मिस्टर एक्स अपना डिटेल्स देके रखा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोला, बीपी इनकम बोला, अदर सोर्स इनकम बोला, डिडक्शंस भी देके रखा, जस्ट कैलकुलेट नेट इनकम। just calculate net income. ट्राई कर रहे क्या आप दादा? लोग? बोलो। बोलছি net income is 2,30,000. Net income 2,30,000, yes, you are right sir. तो स्क्रीन দেখা যাচ্ছে। स्क्रीन शेयर नहीं है, দেখাচ্ছি स्क्रीन शेयर नहीं है, করাচ্ছি তার। Sir, net income 2,30,000 and agricultural income 2,10,000. नेट इनकम 2,30,000 एंड एग्री इनकम 2,10,000। वेरी गुड सा। क्या सबका आ रहा है ऐसा? जैसे मुझे जवाब मिल रहा है 2,30,000 नेट इनकम, एग्री चला जाएगा 2,10,000। वेरी गुड था। एग्री इनकम 2,10,000, वेरी गुड। क्या रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यूज होगा क्या? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यूज হবে? No, sir. কেন? हाँ दादा। बेसिक Sir, basic exemption limit क्रॉस नीचे रয়েছে। ओके सर, एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, वेरी गुड सर। हे, सबको समझ में नहीं आया क्या? चलो सर सॉल्व करते हैं इसको। देखो सर, देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो सर हेडिंग कर लो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2021 relevant assessment year 21-22। ओके, आपके सामने डेटा गिवन है। क्या क्या डेटा है आपके पास? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो चलो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना जाएगा? कितना बोला गया था सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 1 लाख ना? चलो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पुट कर लो, वन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। अच्छा, इनकम अंडर द हेड बीपी, इसी में खेल है सर। इनकम अंडर द हेड बीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या करें सर बोलो? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में क्या कैसे हिसाब करें? कॉफी का बिजनेस है इनका, इंडिविजुअल है, कॉफी के एग्रीकल्चर करता है, तो बीपी इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी मुझे बता सकते हो क्या? दीक्षा, नंदिनी, बोलो सर। सर 40% হবে। 40% ऑफ व्हाट? अमाउंट क्या? 40% किसके ऊपर लगाएंगे? 5 लाख। 5 लाख? अरे 40% ऑफ 5 लाख? 5 lakh minus 1.5 lakh. यस सर। सर जो आपका एक्सपेंसेस है ना बिजनेस का, वो एक्सपेंस तो माइनस करो, बिकॉज आपके प्रॉफिट के ऊपर आपको परसेंटेज लगाना होता है। आप जो 40% बोल रहे हो ना, प्रॉफिट ग्रोन, क्योर्ड एंड रोस्टेड, ये तीनों कर रहा है। आप लोगों को रूल 7B समझ में आ गया ना? अभी रूल 7B कैसे यूज करना है देखो, समझ में आ गया होगा। अगर आप 7B के अंदर आपको क्या देखना है,
क्या कॉफी ग्रो कर रहा है? यस। क्या कॉफी क्योर कर रहा है? यस। क्या कॉफी रोस्ट भी कर रहा है? अरे रोस्टेड भी है ना क्वेश्चन में? Yes, sir. यस ना। तो कॉफी ग्रोन, क्योर्ड एंड रोस्टेड, तो तीनों हैं, तो फिर 60-40 नहीं ना, तो 60% एग्री में जाएगा, 40% बिजनेस में जाएगा। तो चलो बिजनेस इनकम देख रहे हैं, तो बिजनेस में क्या करना है आपका? 5 लाख का क्या है? 5 लाख आपने अर्निंग किया, सेल किया, बेसिकली रेवेन्यू। 5 लाख माइनस 1.5 लाख, 1 है ना? lakh 5 लाख से 1.5 लाख हटाएंगे ना, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। इसका हो जाएगा 40%, तो 1,40,000 40,000। ये होगा आपका बिजनेस इनकम। ओके, देखो सर, ये आपका सेल्स है, ये आपका कॉस्ट है, तब जाके आपका अर्निंग होगा, और अर्निंग पे 40%, प्रॉफिट पे 40%, ठीक है, इनकम पे 40%। इनकम मतलब हमेशा आपका बिजनेस सेल से खर्चा को हटाओ, ठीक है, नॉर्मल जो बिजनेस में हम लोग करते हैं, सेल्स लेस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम या प्रॉफिट, है ना? तो दैट्स वाई 3.5 लाख के ऊपर 40%। ये वाला बात जो भी गलती करेगा उसका गलत हो जाएगा, बाकी तो सही होने का ही चांसेस ज़्यादा हैं। यही एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना कमाया इन्होंने? 10,000। 10,000. ओके, तो अल्टीमेटली टोटल कितना कमा लिया इन्होंने? 50,000. 2,50,000। यहाँ से डिडक्शंस भी क्वेश्चन में बोल के रखा था, तो हम लोग भी डिडक्शंस को यूज़ कर लेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, दैट इज 20,000, 20,000. और यहाँ से आपका अल्टीमेटली हो जाता है 2,30,000। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। ओके, तो नेट इनकम तो आपका हो गया, ठीक है। लेकिन सर अभी आपको और एक चीज़ भी मुझे बताना पड़ेगा कि नेट इनकम तक तो आपने कर लिया, जैसे तौथा ने मेरे को बताया सर कि सर एग्री इनकम कितना है, बिजनेस इनकम और बाकी इनकम तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट एग्री इनकम? हाँ सर, सर टोटल 3.5 लाख 2,10,000. था। थैंक यू सर, 3.5 लाख टोटल इनकम आपने किया था, 3.5 लाख का 40% आपका कितना हुआ था? Non-agree. 1,40,000। ये आपका हो गया था बिजनेस इनकम या फिर नॉन एग्री इनकम, और बाकी 2,10,000 ना, 60%. 2,10,000 ये हाँ. आपका 60% पार्ट, दिस इज योर एग्री इनकम। ओके, अच्छा क्वेश्चन में ये भी ऐड कर लो, कैलकुलेट नेट इनकम एंड एग्री इनकम। वही मैं तब ना थोड़ा सा लिखाने में भूल गया, कैलकुलेट नेट इनकम एंड एग्री इनकम। एग्री इनकम आपका हो गया 60%, दैट इज 2,10,000, ठीक है। तो क्या लगता है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कर लिया जाए क्या? अरे क्या रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कर लिया जाए? एग्री इनकम भी है 2,10,000 ना. का, और इधर आपका 2.5 लाख भी हो Profit. रहा है। हाँ, 2.5 लाख नहीं हो रहा है, 2,30,000 हो रहा है, 2,30,000 हो रहा है नेट इनकम। अगर तो फिर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यूज करने का रूल याद करो, स्टार्टिंग में मैं आपको वही समझा रहा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछता कि टैक्स लायबिलिटी, क्वेश्चन में अगर साथ में ये भी पूछता कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, तो क्या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे? मतलब कुछ टैक्स होगा क्या इसका? नहीं होगा, बिकॉज बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एग्रीकल्चर इनकम 2,10,000 है, वो तो हो रहा है ना सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए 3 रूल फॉलो होता है। फर्स्ट, एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर एओपी बीओआई एचयूएफ होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर गया, यस एसएससी इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स है, कोई कंपनी या फार्म नहीं है। बाप रे बाप, फॉर्म फिल अप কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করছে কম্পিউটারাইজ ডেট অফ বার্থ বিশ্বজিৎ যেরকম লিখেছে ওটা বাদ দিয়ে পেন দিয়ে সাইন করলে হবে ফটোতে? হ্যাঁ যেরকম বিশ্বজিৎ করেছে ওরকম করলে ও বলছে ও বের করে নিয়েছে ফটো, তো বিশ্বজিৎ ওরকম ভাবে করেনি না, ফটোটা এক সেকেন্ড স্যার। বিশ্বজিৎ তো এরকম করেনি, ও তো এখানে এইভাবে করেছে। এটা কম্পিউটারাইজড নাম আর ডেট অফ বার্থ না, ও তো এইভাবে করে না না এভাবে করলেও, এমনি করলেও হবে। সেটাই জিজ্ঞাসা করছি, এমনি কিভাবে সাইনটা করবে তাহলে? আরে এখানে ডেট দিতে হবে এরকম কোথাও তো লেখা ছিল না।
আরে সাইনটা তো করতে হবে। সাইন ফটোর উপর দিয়ে করবো, ওখানে লেখা থাকে তো। ওইটাতে লেখা নেই, আমাকে পাঠিয়েছে একটা ব্ল্যাঙ্ক, এটা তো ফটো চিটিয়ে দিয়েছে, এখানে হ্যাঁ। কোথায় লেখা আছে? আমাকে অ্যাকনলেজমেন্ট দিলে তো আমি পড়ে বলতে পারবো, আমার কাছে আছে যে এই অ্যাকনলেজমেন্ট। তো ধর, তোকে বল না, আমার ক্লাসের পরে আমি ওকে বলে দিচ্ছি। যাবে আছে, হ্যাঁ ও এখন বেরিয়েছে, ওখানে আছে। এরকম করলে হয়? আমি তোকে তখনই তুই যখন শুরু করেছিস ফোন করতে তখনই বলে দিচ্ছি 2 মিনিটের কথা ছিল, ভালো লাগে। এই যে এইখানে বলা আছে, এইখানে লেখা আছে দেখ, দাঁড়া তোমার লাগবে। ওরা আমাকে পাঠাচ্ছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না লেখার অবস্থা। आवाज आ रहा है क्या सर? हेलो। यस सर। है सर। ठीक है। अरे कुछ स्टूडेंट सर एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन लोग क्या दिक्कत हो रहा है, आप दिमाग खराब कर रहा है। अब एग्जाम सबमिट कर रहा है ऑनलाइन में ना, तो बार बार इसलिए सर बोल दो। अभी क्लास लेने के पहले उसको बोला कि क्लास है, ये लोग सुनता नहीं। ठीक है चलो, तो टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा है ना, बिकॉज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नॉट एप्लीकेबल एज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। एग्री इनकम तो 5,000 होने से ही हो जाता है ना सर, बट एग्री इनकम 2,10,000 है, इसमें प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम हो गया इसका बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं किया। बेसिक लिमिट 2,50,000 क्रॉस करना चाहिए था। अगर ये क्रॉस कर जाता ना तो इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता। वो जो 5 स्टेप है ना सर, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, वो 5 स्टेप आपको फॉलो करके करना पड़ता। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नॉट सेटिस्फाइड हियर, बस इतना ही है। बोलो, अच्छा था क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था सर, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में है बट अच्छा क्वेश्चन है। ये सबको समझ आ रहा है क्या? विशाल, शुभो? यस सर। ओके सर। इनकी दित्सा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्योति, रौनक, बोलो। हाँ सर। ओके सर। है ना। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এ অর্পিতা বুঝতে পেরেছিস? यस सर। ओके। ये क्वेश्चन है सर, क्या आप लोग अभी ट्राई करोगे थोड़ा? ये वाला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स रेसिडेंट has provided particular of his income for the previous year 21-22. Income from salary 2,80,000. Okay. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होने से क्या होता है, आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, बट डोंट वरी, कंप्यूटेड है 2,50,000 का। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन जयपुर। सर जयपुर इंडिया से बाहर है ना? ভেতরে। नहीं, मेरे को तो पता था इंडिया से बाहर है। कौन से स्टेट का कैपिटल है जयपुर? राजस्थान। राजस्थान। थैंक यू सर। चलो सर, आप लोग का जीके बहुत अच्छा है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजाओं का शहर। जयपुर से याद आया, ये वास्तुशास्त्र होता है ना सर, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था थोड़ा वास्तुशास्त्र। तो भारत में जितना भी शहर आज तक बना है सब वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, ब्रिटिश रूल से पहले, ठीक है। तो जयपुर इज द लास्ट सिटी जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है। उसके बाद भारत में कोई भी शहर वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बना है। इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, वास्तुशास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम यही हो रहा है, कितना भी सुंदर शहर बना लो बट वो कुछ भी सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे ना। तो ये कोई भी नेचुरल फेनोमेना होता है ना, तो उसमें मुश्किल में आ जाता है।
चाहे कितना भी ब्यूटीफुल सिटी बना लो। मतलब वास्तुशास्त्र इसीलिए बहुत माने मतलब इम्पोर्टेंस ही रखता था हमारे देश में। ओके चलो सर, कहानी सुन के क्या करोगे? স্যার এগুলো মানেন নাকি? हाँ बोलो। এগুলো मानेন? ये कोई मतलब मानेन मतलब ये कोई खराब चीज है क्या? हाँ, वास्तुशास्त्र इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेंगशुई भी बोलते हैं। हाँ, ये टोटली साइंटिफिक है, इट्स टोटली साइंटिफिक। हाँ, मानेन मतलब जो नहीं मानता है वो पागल है, तभी तो ऐसे हालत हो रहा है देश का। हाँ, मानने का ना मानने का कुछ है ही नहीं। সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক কি আছে? এগুলো তো কুসংস্কার। है अच्छा, अब क्या बोलो सर, সায়েন্টিফিক কিছু। टोटली साइंटिफिक सर। सर इसका कंसल्टेंसी सर भी जैसे होता है। कि वो ईस्ट साइड उसमें होता है कि हमारा जो किचन रहना चाहिए, मतलब खिड़की ओपन करने से वहां से फ्रेश एयर एंड सनलाइट आता है, इस वैसे यस ही सर, बना है यस वास्तुशास्त्र सर, पूरा। एग्जैक्टली, बहुत सारा। मतलब किस साइड में आपका किचन होना चाहिए, किस साइड में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, किस साइड में आपका, ये तो सिंपल बात है। आप सुबह उठते हो, अगर आपके शरीर में सिंपल एक, चलो ऋषभ को एक जवाब सिंपल देते हैं, मैं वास्तुशास्त्र का क्लास तो नहीं ले सकता, इतना नॉलेज मेरा है ही नहीं, बट इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आप ऐसा घर ना बनाओ जिस घर में रोशनी ना आए प्रॉपरली। सुबह उठ के अगर आपके घर में ईस्ट साइड से धूप ना आता हो तो आपके बॉडी में विटामिन डी का प्रॉब्लम होगा, पहला बात। ठीक है, बाथरूम का ड्रेनेज सिस्टम जिस साइड में होना चाहिए अगर उस साइड में नहीं होता है ना, तो आपके घर में हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा, मतलब डिजीज का घर बनेगा आपका, इतना जान के चलो। बिकॉज किस साइड में हवा आता है और उस हवा के ऊपर बेस करता है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम किधर जाना चाहिए। ठीक है, किचन किधर होना चाहिए, जो अभी शुभश्री बात कर रही थी कि किचन का जो होता है उसको अग्निकोण बोलते हैं, कि किचन बनने का भी एक कोण होना चाहिए। जैसे ये सिंपल बात है कि ये जो बेसिकली जो डायरेक्शन है ना सर, कॉम्पस यूज कर लो, हम लोग इसको बंगाली में या हिंदी में या संस्कृत में ऐसे बोलते थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार तो हो गया, इसके अलावा और भी है, एक आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, एक उद्धव बोलते हैं, एक अधव बोलते हैं, टोटल 10 साइड्स माना जाता है ना सर, 10 डायरेक्शंस। तो ये जो चार मैंने बताया, इस चारों के मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा और भी 5-6 है सर। ठीक है, जो ओवरऑल सारा का सारा डायरेक्शंस के बेसिस में ही सब कुछ बनाया जाता है। और ये जितना साइंटिफिकली जो भी सिटी बना है आज तक और जो भी गांव बना है, जैसे कि इंडिया में एक बहुत एंशियंट सिटी आज भी है सर, जिसका एज हो गया 5000 ईयर से भी ज्यादा। सिटी का नाम बता सकते हो सर? 5000 साल से भी पुराना शहर भारत में आज भी है और अभी भी जिंदा है। सिटी का नाम, अरे बोलो सर, कोई तो बोलो। जयपुर से मेरे को ये सब याद आ गया, बोलो। प्रयागराज। प्रयागराज नहीं सर, वो भी पुराना है बट नॉट इतना भी पुराना आपका। जैसलमेर सर। नहीं नहीं, जैसलमेर उतना पुराना नहीं है, जैसलमेर भी पुराना है वो सब। हाँ, बनारस सर, बनारस, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं वाराणसी, कोई बोलता है बनारस, काशी भी बोल सकते हो। ठीक है, काशी बनारस गंगा के इस साइड में है, वो है, बहुत पुराना है सर, आप जाके छानबीन कर सकते हो। তা আপনি যেটা বললেন ওইগুলো তো হোম সায়েন্स। अरे वही होम साइंस को पुराने दिन में वास्तुशास्त्र कहा जाता है, आजकल उसी का नाम चेंज कर इंग्लिश लगा दो तो फिर क्या वो स्पेशल कुछ बन जाता है? हाँ होम साइंस ही तो है, होम साइंस मीन्स वास्तुशास्त्र। पुराने जमाने में ये संस्कृत में वास्तुशास्त्र बोलते हैं, हिंदी में वास्तुशास्त्र बोलते हैं। मतलब ये चीज खराब हो गया, जानते हैं ना हमारे देश में, कि हर चीज के नाम के आगे पीछे इंग्लिश लगा दो तो शायद वो कुछ स्पेशल चीज बन जाएगा, और हमारा जो देसी नाम है ना, वो देसी नाम से सब डब्बा बन जाता है। ये क्या बताऊं सर, सब इंग्लिश का चमचा बन गए हम लोग। ओके चलो छोड़ो सर, अब मेरे को आप लोग गुस्से में क्या क्या बोल दोगे, उससे अच्छा है कि क्वेश्चन करो। ओके क्वेश्चन करो सर सर। कोडটা देखो सर। हाँ, ये वाला लिख लिया रे, मतलब देख लिया। क्वेश्चन क्या हो गया सर? इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया, यस सर। इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर दे दिया, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000 भी बता दिया,
आपको सिंपल बोला है कि कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 assuming his age is 45 years and 70 years. Assume that Mr. X does not offer provisional of section 115 BSE. ये एक स्पेशल टैक्स प्रोविजंस है, डिस्काउंटेड टैक्स प्रोविजंस, ये यूज नहीं कर रहा है, तो फिर नहीं कर रहा है तो फिर आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आप जो जनरल जो रूल है सर, ठीक है, वही रूल फॉलो करके आपको जवाब देना है। किससे जवाब मिलेगा मुझे? किससे जवाब मिलेगा? सर ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना, वैसा ही करना है। पहले ना ये 45 वाला कर लो, 70 वाला घर में होमवर्क कर लेना। দাদা স্যালারি ইনকামটা কত ছিল? 2,80,000। 2,80,000 सैलरी इनकम है उसका 2,80,000। हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, जयपुर का एग्रीकल्चर लैंड 4,80,000, एग्रीकल्चर इनकम किया 1,70,000, एज 45, एज 70। पहले 45 वाला अलग से करो, उसके बाद तुम 70 वाला बाद में करना। हेडिंग कर लो सब। इलस्ट्रेशन 3, computation of total income of Mr. X for the assessment year 2021-22, ठीक है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। ओके, पॉइंट ए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी computation of tax liability age 45, ठीक है। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ लिखो सर, फॉर द पर्पस ऑफ रूल ऑफ partial integration of taxes, Mr. X Sir, 56,000. 56,000 is what, sir? टैक्स लायबिलिटी, वेरी गुड सर। टोटल टैक्स पेबल, क्या सेस लगा दो? सेस नहीं लगाया शायद, सेस नहीं लगाया शायद आपने। अच्छा लिखो सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सेस नहीं लगाया ना विशाल? Yes, sir. हाँ, सेस लगा दे। फॉर द पर्पस ऑफ रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस मिस्टर एक्स हैज सेटिस्फाइड। सर सेटिस्फाई कर गया क्या? क्या रे, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग? क्या सेटिस्फाई कर लिया रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन? Yes, sir, I Yes, sir. यस सर, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। एक तो इंडिविजुअल तो वो है ही, दूसरा था सर नॉन एग्री इनकम एक्सीड्स कितना होना चाहिए? सर एग्री इनकम कितना एक्सीड्स करना चाहिए? 5,000। 5,000। एग्री इनकम एक्सीड्स 5,000 and basic exemption लिमिट, क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर रहा है सर? Yes. 2,50,000। कैसे पता चलेगा? थोड़ा टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर कर लो और दो अमाउंट का कॉलम भी बना लो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना? 2,80,000
आउटर में कर सकते हो। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 ना रे, हाउस प्रॉपर्टी। यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। और क्या है सर? एग्री इनकम कितना हुआ? 3,10,000। कैसे पता चला सर? 4,80,000 का जयपुर से मिला और उसमें खर्चा क्या 1,70,000। थैंक यू सर। तो नेट एग्री इनकम 4,80,000 माइनस 1,70,000। दिमाग का, हाँ बोलो सर। 58,240। हाँ वही होगा शायद। 56,000 के ऊपर 4% लगा के जितना होता है, जो विशाल ने बताया वही होगा। ये 3,10,000 होता है क्या? 4,80,000 से 1,70,000 लेस करने से? यस सर। ओके, 3,10,000। ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी 2,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। अच्छा, नेट एग्री इनकम हो गया आपका 3,10,000। अच्छा, ये 3,10,000 क्या टोटल इनकम में ऐड होगा कि एग्जाम करेंगे इसको? इसको एग्जाम कर Exempt। देंगे। यस सर, इसको टोटल इनकम के हिसाब करने के टाइम पे एग्जाम कर देंगे। तो ये हो जाएगा नील यहाँ पर। तो टोटल करने से आपका हो जाता है 5,30,000, है ना जीटीआई। और लेस करना होगा आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम 80C टू 80U। ठीक है, मतलब देखो सर, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ जो एग्री इनकम था वो एग्री इनकम लिखेंगे, बट एग्री इनकम एग्जेम्प्टेड होता है ना सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, वो भी इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड से। तो आप जब टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसमें वो कभी नहीं आएगा। बट अगर वो रूल, जो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल है, अगर वो सब मतलब सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशंस में रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको ये चीज़ फिर से एक बार रिपीट किया था कि जब जीटीआई, जब एग्री इनकम कैलकुलेट करोगे तो एग्री इनकम के टाइम पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द एग्री इनकम पे, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इज एग्जाम्प्ट इफ एग्रीकल्चरल सिचुएटेड इन इंडिया एंड एज पर कॉमन रूल एंड इनकम इज एग्जाम्प्ट सच इनकम इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीआई। जो हमारे केस में यहाँ पर हुआ, जीटीआई आपको शो करना पड़ेगा, पर वो जीटीआई एग्जेम्प्टेड होता है बिकॉज वो रूल है ना, बिकॉज वो एग्जेम्पशंस का रूल है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का। ओके, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हो गया। अच्छा, ये नील हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 5,30,000 हो जाएगा आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम आपका बेसिक लिमिट से क्रॉस कर रहा है, आपका एज 45 है, तो ऑटोमेटिकली आपका, अच्छा उधर एग्री इनकम आपका कितना है? एग्री इनकम आपका 3,10,000 है, तो 5,000 से ज़्यादा भी है और इधर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी क्रॉस किया और आप एक इंडिविजुअल भी हो, तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन चुपचाप अलाउड हो जाएगा ना। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एकदम चुपचाप आ जाएगा। तो जैसे आपको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, सर मुझे हेल्प करोगे सर? स्टेप 1 स्टेप 2 थोड़ा हेल्प करो सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पर लिखना चाहिए था। अच्छा मैंने तो पहले ही लिख दिया, सॉरी मैंने पहले ही लिख दिया, तो फिर हो जाएगा। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्लियर है ना सबको? आपका एग्री इनकम 5,000 क्रॉस किया, आपका बेसिक लिमिट 2,50,000 जो बेसिक लिमिट है वो क्रॉस किया, और आप एक इंडिविजुअल हो, तो तीनों का तीनों जब क्रॉस करता है तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आ जाता है। स्टेप 1 में क्या करेंगे सर, कौन बताएगा मुझे? स्टेप 1 में क्या करेंगे? ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। नेट इनकम कर दो सर, बोल तो रोशनी थोड़ा बता दे मुझे। एग्री इनकम कितना है? 3,10,000 प्लस नेट इनकम कितना है? 5,30,000। सही बोला क्या? है दादा। स्टेप 2 में क्या करना है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी
ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का जो लाइबिलिटी होगा वो यहाँ पर बताओ कितना होगा। 5 लाख 3 8 लाख 8 लाख 40, अरे 8,40,000। 8,40,000 का टैक्स लाइबिलिटी कैसे होगा सर? अप टू 2,50,000 नील ना, तो अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख एट द रेट कितना परसेंटेज? 5, 12,500, ग्रेटर देन 5 लाख टू 8,40,000, बिकॉज 10 लाख होना चाहिए था, तो 8,40,000 पे ही जाके खत्म हुआ। 5 लाख टू 8.4 लाख ऐसा कर सकता हूँ मैं, 8.4 लाख एट द रेट ऑफ 20। कितना हो जाएगा ये वाला? 3,40,000 का 20%, 3,40,000 का गैप है, उसके ऊपर 20% कितना है सर? बताओ तो सही आप लोग थोड़ा। 68,000। 68,000? हाँ यस सर 68 ओके 68,000। और कुछ होगा क्या? नहीं। 68 एंड 12,500 कितना हो जाएगा? 80,500। 80,500 हो गया। सेस पेस कुछ नहीं देना है अभी, छोड़ दो। अच्छा स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है? ऐड एग्री इनकम विथ बेसिक लिमिट। इसका एज कितना है? 45। तो एग्री इनकम हो जाएगा हमारा 3,10,000 प्लस करना होगा 2,50,000। अगर ये 70 साल वाले होंगे तो 3 लाख हो जाएगा, अगर 70 ईयर्स वाले साहब होंगे तो 3 लाख हो जाता, अगर 80 ईयर्स अबव होंगे तो फिर 5 लाख हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा सा चीज़ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,10,000 और 2.5 लाख, 3,10,000 और 2.5 लाख, 2 3 3,60,000, 5 lakh 5,60,000, 60,000। 5,60,000। इसका टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ? अप टू, अच्छा स्टेप 4, अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख एट द रेट 5%, 12,500 and greater than 5 lakh to 5.6 lakh at the rate 20%। কত হচ্ছে এটা? 60,000, तो 1,60,000 पे, नहीं सॉरी 60,000 पे 20%, आई एम सॉरी 60,000 पे 20%, कितना है दसा? 12,000। 12,000। 24,500 है क्या? है दादा। तो स्टेप 5 क्या हो जाएगा? स्टेप 5 मीन स्टेप 2 माइनस स्टेप 4, स्टेप 4। तो स्टेप 2 हुआ था 80,500, ये हो जाएगा 24,500, सो 56,000 क्या सही बोला क्या? 56,000। 56,000 के ऊपर ऐड कर दो सर एजुकेशन, यही आपका, दिस इज योर बेसिकली क्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, बट इसमें आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो स्टैंडर्ड रेट है 4%। 56,000 का 4% कितना? 2,240। 2,240 सबका ही हुआ है क्या? यस सर। तो 56,000 मतलब 58,000, 58,240, 58,240 ये होगा आपका जवाब, नेट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा हो गया सर, ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था सर। क्लियर है सबको? बोलो सर, एग्री इनकम दिमाग में घुस गया क्या या नहीं? यस सर। हाँ
ठीक है, दादा। याद रखिएगा Yes, सर, sir. एग्री इनकम रिलेटेड मोटा मोटी जितना सारा हो सकता था मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, अब आगे क्या बताना है, टी कॉफ़ी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तो फिर आप लोग थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा एक बात, अच्छा उसके बाद कल के क्लास में मतलब टुमारो हम लोग क्या करेंगे सर, ना एग्री छोड़ के इस चैप्टर के अंदर ना एग्री छोड़ के और भी कुछ इनकम है जिसके बारे में मुझे चर्चा करना है आपसे, बट एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, 10 सबसेक्शन 1 जो मैं 2 क्लास से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इसको। ठीक है, मतलब टॉपिक माना जाता है एग्री। नेक्स्ट क्लास से आपसे साथ में 10 सबसेक्शन 2, 10 2A, 10 4 ये सब मैं कल के क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत चर्चा मैंने फर्स्ट क्लास में किया था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो 10 AA तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन सर। ठीक है, तो ये सब चर्चा मैं कल करूंगा आप लोगों से, बट बिफोर दैट एक स्पेशल पॉइंट में बात आपसे करना चाहता हूँ सर, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। सर आप लोग फार्म बिल्डिंग समझते हो? फार्म बिल्डिंग समझते हो? फार्म बिल्डिंग मतलब क्या बोले तो, अरे फार्म हाउस सुने हो ना सर? आजकल सर फार्म हाउस में सेलिब्रिटीज लोगों का या फिर थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा पार्टी होता है आजकल। आजकल फार्म हाउस से बहुत अच्छा इनकम होता है सर, स्पेशली जो सिटी के थोड़ा नज़दीक होते हैं वैसा फार्म हाउस। हाँ सर, सिटी से एक सर्टेन किलोमीटर्स के अंदर आसपास में फार्म हाउस में जो मेन सिटी है लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता यहाँ पे आसपास में डायमंड हार्बर में कुछ फार्म हाउस है, मध्यम ग्राम एरिया में बहुत सारा फार्म हाउस देखा जाता है। तो बेसिकली कुछ जगह ऐसा है सर जो गांव है, मतलब अभी भी विलेज है या पंचायत एरिया है। ठीक है, जैसे डायमंड हार्बर एरिया में अभी भी पंचायत है, मध्यम ग्राम तो पंचायत नहीं है सर, वो तो म्यूनिसिपैलिटी है आई नो, बट कुछ एरिया है सर जो अभी भी पंचायत एरिया है। पंचायत एरिया समझते हो ना, विलेज एरिया बेसिकली, बट वो सिटी से दूर नहीं है। तो फिर ऐसे एरिया से अगर कुछ इनकम होता है, क्या उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? तो उस रिलेटेड एक पॉइंट है सर, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। याद रखिएगा सर पॉइंट को। ठीक है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग विच इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू। नॉर्मली किसका है? सपोज आपका कोई फार्म हाउस है बैंगलोर के साइड में, भुवनेश्वर के आसपास में, कलकत्ता के आसपास, बैंगलोर मुंबई के आसपास में। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी बिग सिटी के आसपास में कोई फार्म हाउस ओन करते हो और वहां से आपको रेंट मिलता है, रेवेन्यू फ्रॉम एनी सच लैंड और ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, आपका आसपास में खेती भी होता है, और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ठीक है, ऑफ एनी लैंड विद रिस्पेक्ट टू व्हिच और टू प्रोड्यूस ऑफ व्हिच एनी प्रोसेस डिस्कस्ड अबव इज कैरिड ऑन वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम। हाउएवर the income arising from use of such farm building of any purpose including letting for residential purpose, किसी को रहने के लिए देना, और for the purpose of business and professions other than agriculture, एग्रीकल्चर छोड़ के किसी और पर्पस में अगर वो लैंड आप किसी को देते हो, ठीक है, तो फिर वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे हो? सिंपल बात है ना सर। फार्म हाउस पे फार्म का, नॉर्मली फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है बोलो तो? ऐसे पता है ना आप लोगों को सर, फार्म हाउस जो बनाया गया था वो फार्म हाउस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ सर, नॉर्मली जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट होता है ना सर, कुछ ऐसे देखने में होता है एक्चुअली फार्म हाउस। से फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। ये देखो सर, मैं बोला ना आपको डायमंड हार्बर साइड में बहुत सारा है, ये फॉल्ता रिवर साइड फार्म हाउस, बेस्ट वीकेंड गेटवे, देख रहे हो सर? तो फार्म हाउस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था खेती से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसको रखा जाता था। बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा, मतलब जैसे मानो कि चावल उग रहा है तो चावल रखा जाएगा, गेहूं उग रहा है तो गेहूं रखा जाएगा, व्हाटएवर। हाँ, बेसिकली एग्रीकल्चरल वेयर हाउस। वेरी गुड सर, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस को फार्म हाउस बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस के फार्म हाउस बोलते हैं। तो इसको बनाया गया है उसी पर्पस में। बट आजकल क्या हो गया ना सर, ये सब फार्म हाउस और फार्म हाउस नहीं रहा, मतलब फार्म मेन पर्पस में यूज नहीं करता। ठीक है, मतलब उल्टा इसको आजकल लग्जरी पर्पस में यूज किया जाता है। क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? है ना, ये सब आजकल लग्जरी पर्पस में यूज किया जाता है। इवन फार्म हाउस के अंदर ब्यूटिफिकेशन भी अलग ही लेवल का होता है। तो अगर आपका कोई लैंड है, ठीक है, जैसे ये देखो बांताला फार्म हाउस, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि
थोड़ा सा सिटी के आउटस्कर्ट्स एरिया में ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड है। ये सब आप लोगों को बताने का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये सब चीज़ें। तो अभी क्या करना है, करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस ये जानना है कि इस रिलेटेड एग्रीकल्चरल इनकम में क्या बोला गया है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं काउंट होगा सर, अगर आप एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी किसी दूसरा कारण में आप किसी को रेंट देते हो तो। फर्दर द इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी जाके उसको एग्रीकल्चरल मानेंगे, अदरवाइज नहीं। द बिल्डिंग शुड बी और इन द इमीडिएट विजिनिटी ऑफ द लैंड and the receiver of the rent of revenue of the cultivator or the receiver of the rent is kind should be by reason of his connection with such land require it as a dwelling house or as a store house। मतलब आप बेसिकली खेती रिलेटेड पॉइंट के कारण ही उससे कुछ इनकम कर रहे हो या स्टोर हाउस, ठीक है, तभी जाके वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मतलब बेसिकली एग्रीकल्चरल का पर्पस फुलफिल होगा तभी एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर का पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चर किसी भी एंगल से वो नहीं हो सकता। ये कंडीशंस छोड़ के इन एडिशन टू अबव कंडीशन एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड आल्सो बी सैटिस्फाइड। द लैंड शुड आइदर बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया or be subject to a local rate assessed and collected by the officer of the government as such, where the land is not so assessed by land revenue in India or is not subject to local rate, it should not be situated in any area as comprised with the jurisdiction of a municipality or a cantonment board and which has population not less than 10,000। कहने का मतलब कुछ ऐसा है सर, ये वाला एक डेटा है, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला बात फार्म हाउस का था, फार्म हाउस में अगर फार्म हाउस मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड काम छोड़ के दूसरा काम के लिए कुछ इनकम होता है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, ये पहला बात है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लाना है तो इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। एरियली मतलब एरियल डिस्टेंस समझते हो ना, मतलब आसमान का डिस्टेंस है, बाई रोड कितना किलोमीटर या बाई रिवर साइड में या बाई रेल कितना किलोमीटर नहीं, एरियल डिस्टेंस मतलब हवा में कितना डिस्टेंस है इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोज अंडर, ठीक है। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड रिफर टू इन। अगर 2 किलोमीटर से कम एरिया है, बात समझो सर, लेस देन 2 किलोमीटर और इक्वल्स टू मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई जमीन है जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, बात समझिएगा, हाँ, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच इज रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेंसस ये होता है ना सर, मतलब पॉपुलेशन काउंट करके सिटी मतलब नॉर्मली 10,000 क्या है, सिटी होना चाहिए, टाउन होना चाहिए, सिटी टाउन इस तरह का, म्यूनिसिपल बोर्ड होना चाहिए या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर गांव का पॉपुलेशन 10,000 है, नहीं सर वो नहीं चलेगा, पॉपुलेशन मतलब सिटी का या टाउन का पॉपुलेशन, बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारा छोटा छोटा टाउन है हमारे देश में, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, टाउन का अभाव नहीं है, अगर मैं बंगाल में ही बात करूँ तो टाउन का अभाव यहाँ पर भी नहीं है, टाउन है, बहुत टाउन है सर। से फॉर एग्जांपल बर्धमान ले सकते हो, स्मॉल टाउन में आता है, ठीक है, मतलब नहीं, नॉट स्मॉल टाउन, बिग टाउन, इवन सिटी के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। चलो टाउन में थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ, जैसे मैं झाड़ग्राम ले सकता हूँ, मेरा जो होम टाउन है, ठीक है, झाड़ग्राम ले सकता हूँ मैं, ये बहुत ही स्मॉल टाउन है सर, तो झाड़ग्राम एरिया जो है ग्रेटर देन 10,000 पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाता है खड़गपुर बड़ा टाउन है ऑब्वियसली, ठीक है, आपको टाउन एरिया देख के समझ, घाटाल ये भी एक छोटा शहर है, सब डिविजनल टाउन है, चंद्रकोना दैट इज आल्सो टाउन, तारकेश्वर इज आल्सो टाउन, आरामबाग इज आल्सो टाउन, आई होप आप लोग जानते हो, बहुत लोग जिनको पता नहीं है, हावड़ा दिस इज आल्सो टाउन, ठीक है, कल्याणी तो कोलकाता के अंदर भी आ जाता है, कल्याणी छोड़ो, रानाघाट, कृष्णनगर, ओके, काटोआ, दीज आर टाउन, ओके। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है सब। तो अगर 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है और उसके 2 किलोमीटर के अंदर में कोई जमीन है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और साथ में सर वो सब कंडीशंस भी देखा जाएगा जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था। अच्छा, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का रेंज, 2 किलोमीटर में से लेके 6 किलोमीटर तक का रेंज है, अगर कोई जमीन है और जहां का पॉपुलेशन सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा शहर, इसको सिटी नहीं बोल सकते बट इट्स अ बिग टाउन, या फिर टीयर 3 सिटी बोल सकते हो, टीयर 3 सिटी, ओके। तो पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और उसके 2 से 6 किलोमीटर के रेंज पे कोई जमीन है, ओके, 2 से 6 किलोमीटर, तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड में काउंट ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, बट नॉर्मली इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और अगर कोई सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, नॉर्मली बिग टाउन, ये बिग सिटी, टाउन नहीं बोलेंगे, 10 लाख से ऊपर टाउन किस बात का, नॉर्मली बिग सिटीज लाइक
बिग सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कैपिटल सिटी ले सकते हो एकदम दिमाग में, कोलकाता हो गया, इधर भुवनेश्वर ले सकते हो जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, वाइजैक ले सकते हो इधर, ठीक है, आपको हैदराबाद ले सकते हो इधर, मुंबई ले सकते हो इधर, नासिक भी बड़ा शहर में आता है, सूरत हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, राजकोट हो जाएगा, इधर आपका कानपुर, लखनऊ, ये सब तो आ ही जाएगा, पटना भी हो जाएगा, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है, कि रांची आ जाएगा सर, रांची आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो कहने का मतलब क्लियर है सर, अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और उसके 6 से 8 किलोमीटर के रेंज पे, ग्रेटर देन 6 किलोमीटर बट लेस देन 8 किलोमीटर के रेंज में एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड काउंट ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी डिवेलिंग्स, आप क्या कर रहे हो वहां पर, किसी को रेंट दे रहे हो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में, और वहां से जो भी इनकम करोगे वो इनकम आपका क्या हो जाएगा, वो जमीन का वैल्यूएशन भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास एक अलग ही लेवल में दर्ज होता है कि भाई ये शहर के आसपास का जमीन है, इसका वैल्यूएशन बहुत है, ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है साहब? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब है तो एग्रीकल्चरल लैंड, बट अगर शहर के आसपास का एग्रीकल्चरल लैंड है ना, तो उसको एग्रीकल्चरल का जो डेफिनेशन है वो हटा भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी पर्पस। ओके, तो ये एरिया याद रखिएगा भाई कितना किलोमीटर के रेंज पे ये सब चल रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोगों को मैं शेयर कर लूंगा, आप लोग घर में इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। आपको एरिया दिया गया है, एरिया ए, ठीक है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स एंड म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे कि दमदम कैंटोनमेंट, आगरा कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट आल्सो टाउन होता है, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड जो एरिया होता है ना वो बड़ा शहर जैसा ही होता है, ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में मिलिट्री लोगों के रहने के लिए बनाया जाता था, तो उस एरिया में सर बहुत सारा, जैसे अंबाला कैंटोनमेंट पंजाब में, हमारे यहाँ पर बैरकपुर भी कैंटोनमेंट एरिया है, दिल्ली के आसपास में आगरा में कैंटोनमेंट है, आप लोग जानते हो स्टेशन भी है, आगरा कैंटोनमेंट बोल के एक स्टेशन भी है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर ये सब एरिया से 1 किलोमीटर के रेंज पे कुछ है और पॉपुलेशन ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस 9000, 1 किलोमीटर के अंडर में जमीन है, पॉपुलेशन 9000 का है, तो सवाल है सर, वुड इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम? आपको जवाब देना है येस और नो में। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? पॉपुलेशन 9000 का है, 1 किलोमीटर के रेंज पे कोई जमीन है सर जो म्यूनिसिपैलिटी या लोकल लिमिट के आसपास में है, बट जो शहर है उसका पॉपुलेशन 9000 का है, क्या ये जमीन से जो इनकम होगा, ये जमीन का इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? एग्रीकल्चर। थैंक यू सर। मेन रीजन क्या हो गया, मिनिमम पॉपुलेशन 10 होना चाहिए था ना ऋषभ, हाँ, है ना, तो ये 9000 के अंदर है। किलोमीटर कम, हाँ 2 किलोमीटर कम और 10,000 कम আছে। हाँ, बट 2 किलोमीटर के कम तो है, 1 किलोमीटर बोला था, ये तो हाँ, फुलफिल कर रहा था, बट 9000 क्रॉस, 10,000 क्रॉस नहीं किया ना। हाँ, मैंने 2 किलोमीटर कम और 10,000 क्रॉस करेंगे। समझ में आ गया? अब आगे का जवाब फटाफट दो। 1.5 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 12,000 है, बोलो सर, पॉपुलेशन 12,000, 1.5 किलोमीटर का रेंज है, क्या एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे कि नॉन एग्री इनकम मानेंगे? हाँ, नो सर, नॉन एग्री सर, एग्री इनकम नहीं होगा। 2 किलोमीटर के अंदर है, पॉपुलेशन 11 लाख है, एग्री या नॉन एग्री? मतलब बेसिकली एग्री इनकम है कि नहीं है, तो अगर एग्री इनकम नहीं है तो फिर नो, अगर एग्री इनकम है तो यस। 3 किलोमीटर के अंदर है, पॉपुलेशन 80,000 का है, यस, मतलब एग्री इनकम? हाँ सर। क्यों? ये कितना होना चाहिए था? ठीक है, 1 लाख। ये 1 लाख होना चाहिए था, वेरी गुड सर, मोर देन 1 लाख होना चाहिए था, और मोर देन 1 लाख में मतलब आपका किलोमीटर कितना होना चाहिए था, किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए था 2 से 6, है ना, ये 3 किलोमीटर है बट 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, 80,000 का है, इसीलिए इसको एग्री इनकम मानेंगे, ठीक है सर। 4 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 3 लाख का है, एग्री और एग्री मानेंगे, यस और नो? ना, नो। 5 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 12 लाख है, एग्री इनकम, एग्री लैंड? नो, बिकॉज ये 12 लाख है, 10 लाख से ज्यादा, और 5 किलोमीटर के रेंज पे 8 तक होता है तो आराम से। 6 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, 8,000 का पॉपुलेशन है, यस, एग्री इनकम, वेरी गुड सर। 7 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, 4 लाख का पॉपुलेशन है,
हाँ यस सर, देखो हिसाब भूल गए, 2 से 6 किलोमीटर था। सर यस बोल 2 से 6 किलोमीटर का रेंज पे ग्रेटर देन 1 लाख होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हुआ, 7 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो क्या हुआ, बट 2 से 6 किलोमीटर से रेंज क्रॉस कर गया, ठीक है, 7 किलोमीटर में, तो ये एग्री है सर। 8 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, नो है ना। 9 किलोमीटर के रेंज पे जमीन है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, क्या बोलो, यस एग्री, बिकॉज 8 किलोमीटर तक लिमिट है सर, 8 किलोमीटर तक लिमिट है, ये तो 9 किलोमीटर हो गया। समझ में कुछ आया सर? हाँ हाँ ठीक है, ये हिसाब याद रखिएगा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सब चीजों को बहुत ध्यान से देखता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को तो नॉलेज मिलता है ना, अभी कौन सा जमीन मतलब बिजनेस के हिसाब से सोचा जाता है और कौन सा जमीन गांव का जमीन माना जाता है, आप लोगों को पता चल गया सर। एक बार घर से आराम से रिवीजन कर लेना, मैं नोट शेयर कर देता हूँ, अगर भूल जाऊं तो फिर प्लीज एक बार मुझे पिन कर दीजिएगा। अच्छा, वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया भी एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार ना इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक बार प्लीज घर पे ना 4-5 एग्जाम्पल्स है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 एग्जाम्पल्स देके रखा एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड, ठीक है, जो ऐसे अर्बन लैंड वगैरह और नॉन अर्बन लैंड के बीच में कुछ फर्क आपको समझाएगा। आप लोग प्लीज एक बार ये सब चीजों को ना एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कीजिए, समझ में ना आए वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, ओके। नेक्स्ट दिन हम लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इनकम व्हिच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम के बाकी जो एरिया है सर वो चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके सर। बोलो बोलो रोशनी बोलो। বলছি ওই যে লাস্টে যে অঙ্কটা পড়ালে না ইলাস্ট্রেশন 3 ওই 45 আর 7 বলছি 70 এর অ্যানসারটা কি 47840 70 का आंसर होमवर्क था तो 47840 মানে তুই ক্লাস না করে এখন এটা করছিলি না আগেই করে নিয়েছিলি? না 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 করে নিয়েছিলাম তখন। अच्छा अच्छा, थैंक वेरी गुड सर, वेरी गुड। 47840 आंसर लिख लो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ओके तथा वेरी गुड सर। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग आंसर लिख के रख सकते हो, 47840 70 इयर्स का आंसर है, कॉपी कर लो और मैच कर लेना, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, चलो फिर टाटा, आज कल मिलते हैं, बाय सर, बाय सर, टाटा, बाय सर, बाय बाय दादा, बाय 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 सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर, बाय।